देखिए स्क्रीन दिख रहा। ठीक है, देखो लास्ट टाइम हमने केसी का वैल्यू निकाला था, आज हम केपी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ रहे हैं के बारे में, तो लास्ट टाइम केपी आपको दिखाया था, केपी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन था। ठीक है, देन डी का पावर डी डिवाइडेड बाय ए का पावर ए बी का पावर बी। ठीक है, ये हमारा क्या था, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, और इन दोनों का हम कह सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। इसका मोलर कंसंट्रेशन और इसका भी मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन आज हम देखेंगे। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे केपी लिख दिया है बाय मिस्टेक, यहाँ पे केसी होगा। ठीक है, लास्ट टाइम हमने केसी देखा था। ठीक, तो ये हमने कब देखा था, जब हम मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे तब। मोलर कंसंट्रेशन मतलब जब रिएक्टेंट्स के मोल्स पे डिपेंड कर रहा है आपका इक्विलिब्रियम तब। ठीक है, तो आज हम जो देखेंगे, आज हम देखेंगे गैसेस के लिए कि गैसेस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है। ठीक, अब जैसे रिएक्शन को देखते हैं। हमारे पास रिएक्शन है, मान लीजिए वही रिएक्शन को लिखते हैं ए बी, ये हमको देगा सी प्लस डी। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है और जो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, तो ये भी गैस और ये भी गैस। ठीक, तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा ड्राइंग बना लेता हूँ। तो देखो, चूंकि हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको कहा है कि इक्विलिब्रियम जो है वो क्लोज्ड कंटेनर में ही अचीव किया जा सकता है या क्लोज्ड वेसल में ही अचीव किया जा सकता है। ठीक, ओपन वेसल में हम कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकते। क्यों अचीव नहीं कर सकते? क्योंकि वहां से हमें कुछ ना कुछ लॉस देखने को मिलता है, इस वजह से। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है ए प्लस बी, ये हमको मिलेगा सी प्लस डी के रूप में। अब आप देखो कि ये भी गैस है, रिएक्टेंट भी गैस, प्रोडक्ट भी गैस, तो जो हमको यहाँ पे दिखेगा वो किस रूप में दिखेगा? इस रूप में दिखने वाला है। मतलब क्योंकि गैसेस हैं तो प्रेशर तो होगा ही। ठीक, क्योंकि कोई भी गैस बिना प्रेशर का रह नहीं सकता। तो यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन में हमको हर जगह गैस का प्रेशर दिखने वाला है। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। ठीक है, where PA is equals to partial pressure of gas A, PB is equals to partial pressure of gas B, PC is equals to partial pressure of gas C। उसी तरीके से PD हो जाएगा, PD is equals to partial pressure of gas D। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? तो केपी, केपी क्या है हमारा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे हमने केसी लिखा है ऊपर में। तो केपी बराबर क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक,
जहां पे हमने मोलर कंसंट्रेशन लिखा है, यहाँ पे हम मोलर कंसंट्रेशन ना लिख के हम यहाँ पे प्रेशर को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, पीसी स्क्वायर ब्रैकेट का पावर सी मल्टीप्लाइड बाय, वापस से प्रोडक्ट लेंगे पीडी, और इसका पावर डी डिवाइडेड बाय पी ए, इसका पावर ए, प्रोडक्ट ऑफ पी बी, इसका पावर बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक रिलेशन देखने को मिल गया कि अगर गैसेस है तो उस कंडीशन में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रिएक्शन है वो उसको कैसे लिखें। ठीक है, देखो जब आप एग्जाम में बनाओगे तो ये ड्राइंग आप कंपलसरी बनाओगे। ठीक है, ड्राइंग हमको समझने में मदद देता है। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है तीनों को? ठीक है, ड्राइंग फिर से समझा दें। देखो हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था वो देखा था सॉलिड्स और लिक्विड्स के बारे में। ठीक है, तो सॉलिड्स और लिक्विड्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम मास लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, इस तरीके से। अब आप एक चीज देखिए हमारे पास एयर है, ठीक, तो एयर का कुछ ना कुछ तो वेट होगा। अब हमको वेट कभी फील नहीं होता, हमको एयर का क्या फील होता है, तो प्रेशर फील होता है। हमारे सिर पे एक एयर का दबाव फील होता है। कितना प्रेशर है वो है 1 atm, चाहे तो 1 बार कह लीजिए। ठीक, तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर हम किसके लिए डील कर रहे हैं, एयर के लिए। और एयर हमारा क्या है, तो एयर हमारा गैस है। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शंस में गैसेस की बात करते हैं तो वहां पे हमको हमेशा जो भी रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो वो हमेशा हमको गैसियस फेज में देखने को मिलेगा। जैसे ये एक रिएक्शन में लिखता हूँ H2 गैस प्लस I2 गैस, ये हमको देगा 2HI। ठीक है, किस फेज में, तो गैस के फेज में। अब यहाँ पे आप देखो अगर ये गैस के फेज में है तो जाहिर सी बात है H2 का मॉलिक्यूल होना चाहिए। ठीक, उसके बाद ये हमारा I2 का मॉलिक्यूल होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, तो HI का मॉलिक्यूल होना चाहिए। एक मिनट, ये सब कलर में सेम। ठीक है, ये हमारा HI का मॉलिक्यूल होना चाहिए। अब ये जो भी मॉलिक्यूल्स ये किस फॉर्म में होना चाहिए, तो इनका प्रेशर एग्जर्ट होता है। क्योंकि ये गैस है तो ये चारों साइड अपना प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर ये क्या करेंगे, चारों साइड अपना प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रेशर से हमको पता चलता है कि अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स है या इनका कितना वजन है। ठीक है, आप जैसे देखो घर में एलपीजी सिलेंडर अगर लेके आते हैं, वो करता क्या है, गैस अगर भर रहा है तो गैस का जो टकराने का स्पीड है, कोलाइडिंग स्पीड है, उससे हमको पता चलता है कि अंदर में गैसेस हैं और वो गैस कितना आपको वजन दिखा रहे हैं। तो इसीलिए जब गैसेस की हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम में, तो हम हमेशा क्या करते हैं, प्रेशर से डील करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे केपी जो है, केपी क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसेस। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ वेयर केपी जो है ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसेस। ठीक है, तो आप जब नोट्स में लिखोगे तो नोट्स में आप खाली इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, इस चीज को आप ना बनाएं, बाकी आप सब चीज बना सकते हो। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, नॉट फॉर नोट्स, नॉट फॉर नोट्स। ठीक, ठीक है।
जैसे देखो एग्जाम में इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट है वो आपका यही रिलेशंस इम्पोर्टेंट है। आपको एग्जाम में ये रिलेशंस ही पूछा जाता है। ठीक है, जैसे केपी मैंने आपको दिया, केसी आपको दिया, इसके बाद हम लोग रिलेशन देखेंगे केसी केपी का क्या रिलेशन है, फिर के क्यू हम लोग देखेंगे, के ए देखेंगे, इन सब का रिलेशन आपको एग्जाम में पूछता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक, relation between KC and KP। ठीक है, तो सिंपल सा सिंपल सा रिलेशन है। फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस PV is equals to nRT, ठीक, where P is pressure, V जो है वो है आपका वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, उसके बाद R आपका गैस कांस्टेंट है और T जो है T आपका टेम्परेचर है। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू N/V/RT। ठीक है, सिंपली क्या किया हमने, V को राइट साइड में लेके चले आए और डिनोमिनेटर में लिख दिया। ठीक, इसको लिखा जाता है P इज इक्वल्स टू CRT। ये एक रिलेशन है आइडियल गैस कांस्टेंट। अभी C कहां से आया, तो सिंस मोलैरिटी इज इक्वल्स टू N/V। ठीक है, मोलैरिटी का ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे जो N है ये नंबर ऑफ मोल्स दिखाता है, और जो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिखाता है लीटर में। ठीक है, या गैसेस का वॉल्यूम दिखाता है, आप ऐसा कह सकते हो। तो मोलैरिटी जो है ये बेसिकली डिनोट करता है कंसंट्रेशन टर्म को, इसीलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू N/V। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो C N/V है, N/V की जगह पे C चलाया। ठीक, अब फॉर डिफरेंट गैसेस इन द रिएक्शन। ठीक, रिएक्शन क्या है हमारे पास, तो रिएक्शन है हमारा A प्लस B, इक्विलिब्रियम का साइन C प्लस D। ठीक, अब देखो यहाँ पे P जो है, P बराबर कितना आया है, CRT। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी गैसेस हैं A B C D, हर किसी का प्रेशर होगा और हर किसी को हम CRT के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर गैस A PA इज इक्वल्स टू CART। ठीक, हमने फॉर्मूला क्या देखा यहाँ पे, P इज इक्वल्स टू N/V/RT, इसको हमने लिखा P इज इक्वल्स टू CRT। अब चूंकि सभी गैसेस हैं, हर किसी का अपना अपना प्रेशर है, तो हम हर किसी के लिए लिख सकते हैं फॉर गैस A P इज इक्वल्स टू CRT। उसी तरीके से फॉर गैस B PB इज इक्वल्स टू CBRT। ठीक है, इसके बाद लिख सकते हैं PC के लिए, फॉर गैस C के लिए PC इज इक्वल्स टू CCRT, और फॉर गैस D के लिए PD इज इक्वल्स टू CDRT। एक सेकंड, ये छोटा डी लिखा गया।
सी डी आर टी। ठीक है, ये इस तरीके से हमने सभी के लिए लिख लिया। अब हमको फॉर्मूला तैयार करना है। तो फॉर्मूला कैसे तैयार करेंगे? Kp इज इक्वल्स टू, अभी हमारे पास प्रोडक्ट है C, तो C के लिए हमको क्या लिखना है? प्रेशर। तो C के लिए हम लिखेंगे PC का पावर स्मॉल c, PD का पावर स्मॉल d। ठीक है, उसके बाद PA का पावर स्मॉल a और PB का पावर स्मॉल b। ठीक, अब देखो पी सी पी डी पी ए और पी बी हम कहां से उठाएंगे? जहां से अभी हमने लिखा है गैसेस का। तो पी ए इज इक्वल टू सी ए आर टी, पी बी इज इक्वल टू सी बी आर टी, पी सी इज इक्वल टू सी सी आर टी, पी डी इज इक्वल टू सी डी आर टी। अब इन सबको हम यहाँ पे उठा के भरेंगे। तो के पी इज इक्वल टू, पी सी है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? सी सी आर टी का पावर C, उसी तरीके से सी डी आर टी का पावर D, फिर सी ए आर टी का पावर A, फिर सी बी आर टी का पावर B। ठीक, अब उसके बाद Kp इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब देखो सी सी का पावर C, सी डी का पावर D, और यहां से हम आर टी कॉमन निकालेंगे तो आर टी का पावर हो जाएगा C प्लस डी। ठीक है, उसके बाद सेम काम हम नीचे के लिए भी करेंगे। तो सी ए का पावर A, फिर सी बी का पावर B, और आर टी फिर से कॉमन निकालेंगे तो आर टी का पावर A प्लस B, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक रिलेशन मिल जाएगा किससे किसके टर्म में? तो प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और आर और टी के टर्म, मतलब गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के टर्म में। ठीक है, इसको हम लिखेंगे Kp इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं Kc एक मल्टीप्लाइड बाय आर टी का पावर डेल्टा एन। ठीक है, ये एक रिलेशन है जो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, केसी देखो हमने पिछले वाले ये से लिखा है, केसी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हमको मिल गया। ठीक है, तो केसी का फॉर्मूला हमने बिठा दिया, और आर टी जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इस आर टी को उठा के हम ऊपर लेके चले गए। ठीक है, तो देखो डेल्टा एन क्या लिखेंगे? डेल्टा एन इज इक्वल्स टू, मैंने डेल्टा एन लिखेंगे हम C प्लस डी माइनस A प्लस डी बराबर, एक सेकेंड बोर्ड चेंज कर लेता हूँ। ठीक, तो डेल्टा एन क्या हो जाएगा? डेल्टा एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ moles of product minus number of moles of reactant। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा एन का वैल्यू हो गया और जो रिलेशन है वो रिलेशन यहाँ पे चला है। अब देखो हमको क्या चाहिए था? केसी और केपी का रिलेशन, तो कंडीशन डालेंगे फॉर इक्विलिब्रियम। कंडीशन हम लिखते हैं, अब देखो हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम का कंडीशन ही डालेंगे। फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम डेल्टा एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब हमारा डेल्टा एन 0 हो जाएगा तब। ठीक, तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी का पावर 0। ठीक, तो किसी चीज का भी पावर अगर 0 हो तो उसको हम 1 लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सिंस 1 टू द पावर, या 1 की जगह मैं कोई दूसरा टर्म ले लेता हूँ, x to the power 0 is always equals to 1. Therefore, kp is equals to kc। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये रिलेशन आपको एग्जाम में पूछता है। ठीक है, kp is equals to kc। चलिए मैं एक बार बोर्ड आपको दिखा दे रहा हूँ, वापस से आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, तो फिर आगे टॉपिक पे चलेंगे। देखो यहाँ पे देख लीजिए फटाफट, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आलोक, संदीप? ठीक है, इसका नेक्स्ट बोर्ड देखिए। ठीक है, नाउ अभी देखिए, अब हम बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शंस की। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट बोर्ड पे चलता हूँ। ठीक है, हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है मोल फ्रैक्शन के लिए कैसे लिखा जाता है, और जो रिलेशन है के एक्स के पी और के सी का वो क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन सब देखो, वापस से मैं रिएक्शन लिखता हूँ, ए प्लस बी सी प्लस डी। तो जब हम मोल्स की बात करें तो इसका भी मान लीजिए एन मोल, मतलब हर किसी का एन मोल, और इधर भी हर किसी का एन मोल। ठीक, तो इस कंडीशन में जब हम मोल फ्रैक्शंस का बात करेंगे तो एक्स ए, एक्स से क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक्स सी मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। इसी तरीके से एक्स डी हमारा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ
डी। ठीक, अब मोल फ्रैक्शन की हम बात कर लेते हैं, इसको ड्राइंग में देखते हैं वापस से। क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम हम किस में देखते हैं, क्लोज्ड वेसल में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वापस से लिखेंगे इसको क्लोज्ड वेसल। अब जैसे देखो हमने चार चीज लिया है, ए प्लस बी और सी प्लस डी। ठीक, तो इस कंडीशन में हमको मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या समझ में आता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक्स ए की बात करूं, ठीक, तो मोल फ्रैक्शन हमको समझाता है कि ये पूरे के पूरे कंटेंट में, मतलब ये जो a प्लस बी और c प्लस डी है हमारा, इस पूरे कंटेंट में a का कितना मोल है। ठीक, जब हम बात करेंगे एक्स बी का, तो इस पूरे कंटेंट में b का कितना मोल है। जब हम बात करेंगे एक्स सी का, तो इस पूरे कंटेंट में c का कितना मोल है। और जब हम बात करेंगे एक्स डी का, तो इस पूरे कंटेंट में डी का कितना मोल है, उसे हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या है वो भी देखते हैं। एक्स ए इज इक्वल टू, अब जैसे देखिए जब मैं एक्स ए की बात कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि हम रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं, और जब रिएक्टेंट्स ज्यादा, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स हमारे पास 100% होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास सिर्फ क्या होना चाहिए, मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ बी। तो इसको लिखते हैं मोल्स ऑफ ए प्रेजेंट इन मोल्स ऑफ ए एंड मोल्स ऑफ बी। मतलब ए और बी में ए का कितना नंबर ऑफ मोल्स है जो रिएक्शन में जा रहा है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से लिखेंगे एक्स बी के लिए, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक, अब ये तो बात हो गई रिएक्टेंट्स की। जब रिएक्टेंट्स अकेले हैं, मतलब जो हमारा रिएक्शन चालू हुआ है, तब हमारा रिएक्शन में मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शंस कितना है उस चीज को लिखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के साथ, तो एक्स सी इज इक्वल टू एन सी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक, अब देखो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनना चालू हुआ, तो मान लीजिए कि हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्ट सी बनना चालू हुआ। तो जब सी बनना चालू हुआ है इस रिएक्शन में, तो उस कंडीशन में क्या है हमारे पास, कि हमारे पास सी भी होगा, बी भी होगा और ए भी होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो एक्सी लिखते हैं, ये एक्सी हम किसके टर्म में लिखते हैं, ए बी और सी के टर्म में, तीनों के टर्म में लिखेंगे। उसी तरीके से जब हम डी की बात करेंगे, तो एक्स डी इज इक्वल टू एन डी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। ठीक है, ये पूरे रिएक्शन का हमको मोल फ्रैक्शन देखने को मिल गया। ठीक है, अब लिखते हैं हम के एक्स। तो के एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोडक्ट एक्स सी का पावर सी, उसी तरीके से एक्स डी का पावर डी, और एक्स ए का पावर ए, और एक्स बी का पावर बी। ठीक है, तो ये हमको सॉरी मैंने यहाँ कैपिटल डी लिख दिया ना, एक सेकेंड इसको ठीक कर लो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल डी। तो ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया किसके टर्म में, अरे एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, बार बार कैसे लिखा जाता है। ये फॉर्मूला हमारा लिखा गया मोल फ्रैक्शन के टर्म में। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सबको, मोल फ्रैक्शन क्लियर है आप लोग को।
मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन, देखो मोल फ्रैक्शन का कोई खास डेफिनेशन नहीं है। आप कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स, जैसे मान लो मैं मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, ए के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्रेजेंट इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, इस टाइप से इसका डेफिनेशन होता है, ठीक है। बाकी डेरिवेशन क्लियर है आपको? डेरिवेशन आपको क्लियर है? देखो एग्जाम में आपको ये चीज मत सोच के चलिएगा कि सिंगल सिंगल डेरिवेशन आपको आएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ आपको सिंगल सिंगल दिखाया है, जैसे आपको पहले सबसे पहले मैंने केसी दिया था, केसी के बाद केपी दिया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का मैंने आपको रिलेशन लिखा है कि केसी और केपी में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये सेकंड वाला चीज पूछा जाएगा, ये फर्स्ट वाला पूछने का चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले तो कोई भी लिख सकते हैं, ये सेकंड वाले का रिलेशन थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। उसी तरीके से अभी मैंने आपको kx दिया, ठीक, तो kx पूछने का उम्मीद कम है, ये आपको क्या पूछेगा, kc kp और kx में क्या रिलेशन है, आपको ये चीज पूछेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको जब आप लिखेंगे तो इसको आप वीवीआई मार्क करते चले जाइए, हर किसी को केसी और केपी का जो रिलेशन होगा उसको आप वीवीआई मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके नोट्स में नहीं आना चाहिए, आपका नोट्स इधर है, ठीक है। नॉट फॉर नोट्स मैं लिख दे रहा हूँ, नॉट फॉर नोट्स, ठीक है।